कोविड महामारी को आए 1 साल 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। कोविड-19 वायरस की क्रूरता से विश्व स्तर पर लगभग 40 लाख मौतें हुई हैं और इसके 172 करोड़ से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोविड-19 वायरस फैलता और उत्परिवर्तित होता रहता है, इसलिए दुनिया भर के देशों के सामने चुनौतियां अभूतपूर्व और काफी विकट है। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम रोगों से लड़ने में टीकों के इतिहास और उनके महत्व पर चर्चा करेंगे। हम कभी पूरी तरह टीकों के आयात पर निर्भर थे, लेकिन आज हमारा देश सभी प्रकार के वैश्विक टीकों की लगभग 43% आपूर्ति करता है। लेकिन अब हमारी बड़ी आबादी को जल्द से जल्द कोविड-19 टीकों की काफी आवश्यकता है। इसके लिए भारत अगले कुछ महीनों में अपनी निर्माण क्षमता बढ़ा रहा है। वास्तव में हमारा ये कदम न केवल अपने देश के लिए बल्कि टीकों की आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर वैश्विक समुदाय के लिए भी एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्कों के लिए राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम गति पकड़ रहा है। नागरिक समाज और सरकार का ध्यान अब 18 वर्ष तक के बच्चों की ओर है। दरअसल बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का परीक्षण एम्स पटना में शुरू हो चुका है और संभावना है कि अगले कुछ दिनों में एम्स दिल्ली में भी इसकी शुरुआत होगी। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि टीकों की प्रभावकारिता और सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए बच्चों पर नैदानिक परीक्षण कैसे किए जाते हैं और इससे संबंधित परिचालन प्रक्रियाओं और नैतिक दिशा निर्देशों का पालन थोड़ा अलग तरीके से क्यों किया जाता है। कोविड-19 के टीकों की जानकारी के साथ ही हम बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी गौर करेंगे। भारत का विश्वास है कि इस कदम से जरूरी टीकों और दवाओं के उत्पादन में प्रौद्योगिकियों तक व्यापक पहुंच की सुविधा होगी, ताकि स्थानीय उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सके और दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किफायती दर पर टीके पहुंचाए जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में कई खतरनाक रोगजनकों से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे सस्ता और प्रभावी उपाय है। ये इन रोगजनकों पर हमला करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करके किसी विशिष्ट हानिकारक एजेंट के खिलाफ सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। टीकाकरण सैकड़ों सालों से हो रहा है। दुनिया का पहला टीका ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने बनाया था। उन्होंने 1796 में चेचक की बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए काउपॉक्स वायरस का इस्तेमाल किया था। लेकिन प्रयोगशाला में विकसित होने वाला दुनिया का पहला टीका 1879 में
भूमिका निभा रहा है। भारत के निजी क्षेत्र ने एक बेजोड़ वैक्सीन निर्माण क्षमता हासिल की है। कुछ प्रमुख निजी वैक्सीन निर्माताओं में बायोलॉजिकल ई, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, कैडिला हेल्थकेयर, रैमवैक्सी, ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और कई अन्य निर्माता शामिल है। टीकाकरण के लिए भारत का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे यूआईपी यानी सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है, जिसका लक्ष्य लगभग 2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और सालाना 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। यूआईपी को 1985 में टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था, जिसे 1978 में स्थापित किया गया था। यूआईपी भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभिन्न अंग रहा है। कार्यक्रम का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के टीकाकरण प्रभाग द्वारा किया जाता है। यूआईपी की दो प्रमुख कामयाबी 2014 में पोलियो का उन्मूलन और 2015 में मातृ और नवजात टेटनस उन्मूलन रही है। अकेले यूआईपी के लिए भारतीय घरेलू बाजार में 10 करोड़ खुराक है, इसलिए वैश्विक वैक्सीन मूल्य निर्धारण पर इसका काफी असर पड़ता है। यूआईपी बीमारियों से सुरक्षा देने वाले 12 टीके मुफ्त प्रदान करता है, जिसमें शामिल है तपेदिक, डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो मेरुरज्जु शोथ, खसरा, हेपेटाइटिस बी, अतिसार, जापानी मस्तिष्क शोथ, रुबेला, निमोनिया और न्यूमोकोकल रोग। एक बच्चा पूरी तरह से प्रतिरक्षित तभी माना जाता है यदि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उसे जन्म के पहले वर्ष के भीतर सभी टीके लगे हों। सरकार का ये प्रयास रहा है कि बच्चों में टीकाकरण का दायरा लगातार बढ़ाया जाए। दिसंबर 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एमआई यानी इंद्रधनुष अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करना है। इस दिशा में स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से एक स्वदेशी EVIN यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्रणाली का उपयोग पूरे देश से उपजिलों तक पूरे वैक्सीन स्टॉक का प्रबंधन, रसद और तापमान ट्रैकिंग तथा वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज के सभी स्तरों को डिजिटल बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि 20वीं सदी ने साबित कर दिया है, टीकाकरण बीमारियों के खिलाफ बच्चों को बचाने का सबसे अधिक किफायती और प्रभावी उपाय है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड महामारी की गंभीरता को देखते हुए बच्चों के लिए बीमारी के खिलाफ टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू करना बेहद जरूरी है। पहली बात, बच्चे हमारे देश की प्राथमिकताओं में काफी ऊपर हैं, क्योंकि इनकी लगभग 35% आबादी 18 साल से कम है। दूसरी बात, बच्चों को संज्ञात्मक प्रोत्साहन की काफी जरूरत होती है, जिसका मतलब है कि जब तक वे स्कूल नहीं जाते, वे अपने हम उम्र साथियों के समूह में नहीं जुड़े रहे हैं। उनकी शिक्षा से समझौता किया जा रहा है और इसीलिए भारत को अपने बच्चों को प्राथमिकता देनी है कि उन्हें कोरोना वायरस से कैसे बचाया जाए। जबकि 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीकाकरण 1 मई 2021 से शुरू हुआ था और अब ये धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। सरकार सक्रिय रूप से बच्चों के टीकाकरण की योजना बना रही है। टीकाकरण का अगला चरण 2 से 18 साल के बच्चों के लिए होगा, जिसके लिए नैदानिक परीक्षण पहले ही शुरू हो चुके हैं। In this direction, just 2 weeks ago, इस दिशा में अभी 2 सप्ताह पहले एक वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया गया है। भारत बायोटेक ने 2 से 18 वर्ष की आयु के बीच परीक्षण शुरू किया है और हमें उम्मीद है कि इसके परिणाम सितंबर के अंत तक आ जाएंगे। और इसलिए जैसे ही हमें परिणाम उपलब्ध होंगे, हमें योजना बनानी होगी, क्योंकि जल्द ही हमारे पास बच्चों के लिए भी टीका उपलब्ध होगा। इसलिए इस साल के आखिर तक हमें अपने बच्चों का टीकाकरण शुरू करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम वयस्कों का टीकाकरण करने के अलावा अपने बच्चों का भी टीकाकरण करने वाले विश्व के पहले कुछ एक देशों में शामिल होंगे। वयस्क लोगों को we will be able to immunize our children also. DCGI यानी भारत के औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिलने के बाद
भारत बायोटेक ने बच्चों को 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और 6 महीने से 6 वर्ष की आयु की श्रेणियों में विभाजित करते हुए नैदानिक परीक्षण शुरू किए हैं। दूसरे और तीसरे चरण से 2 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर कोवैक्सीन का नैदानिक परीक्षण एम्स पटना में पहले ही शुरू हो चुका है। इसी तरह एक और भारतीय दवा कंपनी जाइडस ने बच्चों के लिए अपनी कोविड वैक्सीन जाइकोव डी का क्लिनिकल परीक्षण भी शुरू कर दिया है। जाइडस कैडिला द्वारा विकसित 12 से 18 वर्ष की आयु के 10 लड़कों और 10 लड़कियों को जाइकोव डी वैक्सीन की पहली खुराक दी जा रही है। एक बार जब परीक्षण समाप्त हो जाएगा और कंपनियों को डीसीजीआई से अनुमति मिल जाएगी तो बच्चों को भी टीके लगाए जाएंगे। नैदानिक परीक्षण क्या है और ये कैसे किए जाते हैं? एक नैदानिक परीक्षण एक शोध अध्ययन होता है जिसमें संभावित रूप से किसी अकेले इंसान से लेकर मानव समूहों या अधिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले इंसानों पर टीके के प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। नैदानिक परीक्षण में आमतौर पर किसी विशिष्ट मध्यवर्ती या इस मामले में एक टीके का परीक्षण किया जाता है, लेकिन बड़े संदर्भ में इसमें एक दवा या चिकित्सा उपकरण भी शामिल होता है। किसी नैदानिक परीक्षण के लिए एक उचित अनुसंधान प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जाता है, जैसा कि अक्सर दवाओं के संदर्भ में होता है। प्रत्येक वैक्सीन को किसी देश के वैक्सीन कार्यक्रम में शामिल करने से पहले उसके सुरक्षित होने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कठोर परीक्षणों से गुजरना होता है। इससे किसी भी दवा या टीके की सुरक्षा, प्रभावकारिता और खुराक का निर्धारण होता है। भारत में नैदानिक परीक्षणों का CTRI यानी भारतीय नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री के साथ संभावित रूप से पंजीकृत होना जरूरी है, जो CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के दायरे में परीक्षणों के लिए अनिवार्य होता है। नैदानिक परीक्षण प्रक्रियाओं और चरणों के एक मानक सेट से गुजरते हैं। परीक्षण आमतौर पर प्रयोगशाला, पूर्व नैदानिक या पशु अध्ययनों से संतोषजनक जानकारी मिलने के बाद ही होता है। रोगियों में आमतौर पर एक मानक दवा या एक प्लेसिबो की तुलना में उपयुक्त दवा की प्रभावकारिता के लिए सुरक्षा और प्रभावकारिता का निर्धारण करना होता है। अध्ययन की समय सीमा आमतौर पर 4 साल या उससे कम होती है।
बाल रोग और बीमारियों के उपचार और इलाज के विकास के लिए बाल चिकित्सा नैदानिक परीक्षण महत्वपूर्ण है। लेकिन बच्चे वयस्कों की तरह नहीं होते और उनके शरीर का रसायन विज्ञान और शरीर विज्ञान रोग और बीमारी के प्रति काफी अलग तरह से प्रक्रिया करते हैं। कुछ रोग केवल बच्चों और नवजात शिशुओं को ही प्रभावित करते हैं, जैसे जन्म श्वसारोध, शिशु ऐंठन और कावासाकी रोग। यहाँ तक कि नशीली दवाओं के प्रभाव और विषाक्तता के भी कभी-कभी बच्चों पर अलग-अलग परिणाम होते हैं। इसके अलावा बच्चों में नैदानिक परीक्षण ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं और नैतिकता भी ज्यादा होती है, जो वयस्कों से भिन्न होते हैं। इसलिए बच्चों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए टीकों के नैदानिक परीक्षण अनिवार्य होते हैं। 2017 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बच्चों से जुड़े जैव चिकित्सा अनुसंधान में नैतिकता की बारीकियों से संबंधित व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। ऐसा पहली बार था जब सरकार ने विशेष रूप से बच्चों के लिए अनुसंधान और नैदानिक परीक्षणों पर नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित किए थे। इन दिशा निर्देशों में नैतिक और कानूनी विषयों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार एक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। 2017 आईसीएमआर नैतिक दिशा निर्देश विशेष रूप से आयु और सहमति प्राप्त करने की विधि का उल्लेख करते हैं। सहमति को अनुसंधान में भाग लेने के लिए बच्चों के सकारात्मक समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। 7 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए माता पिता या कानूनी रूप से लार यानी स्वीकार्य प्रतिनिधि की उपस्थिति में उनकी ज़बानी सहमति होनी चाहिए। 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लिखित सहमति होना जरूरी है। आईसीएमआर दिशा निर्देश ये भी बताते हैं कि अनुसंधान केवल उन जांचकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए जिनके पास अपेक्षित विशेषज्ञता है और उन्हें बच्चों के शोध का पूर्व अनुभव होना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में भारत वैश्विक समुदाय के लिए कोविड वैक्सीन और संबंधित तकनीकों के सरल पहुंच की जरूरत पर पुरजोर वकालत करता रहा है। इस दिशा में भारत ने कोविड टीकों और दवाओं की निष्पक्ष, सस्ती और सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ अक्टूबर 2020 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में ट्रिप्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के कुछ प्रावधानों की अस्थायी छूट के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया है। ये प्रस्ताव महामारी की अवधि के लिए कोविड-19 के निदान, चिकित्सा विज्ञान और टीकों पर पेटेंट और अन्य बाधाओं पर सामान्य छूट की वकालत करता है। To handle this pandemic, इस महामारी से निपटने के लिए हमें पीपीई किट, डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और टीकों जैसे उत्पादों की जरूरत है। इसलिए इसमें बौद्धिक संपदा का अधिकार भी शामिल है। इसलिए विकासशील देशों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मूल रूप से कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, अप्रकाशित जानकारी और पेटेंट जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की 4 श्रेणियों में छूट देने का मामला है, ताकि हमारे पास एक ऐसा मंच हो जहां ये कंपनियां इन उत्पादों का उत्पादन करना संभव कर सकें। तो यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में विकासशील देशों द्वारा किए गए प्रस्ताव का सार है। हमारी कोशिश ये है कि हम इन कंपनियों को बोलें ताकि ये उत्पाद हमें करने दें। by India and South Africa. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में वैक्सीन उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए ज्ञान साझा करने की पहल के रूप में CTAP यानी कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल का भी प्रस्ताव दिया है। ओपन साइंस रिसर्च का समर्थन करने वाली इस पहल का उद्देश्य कोविड-19 से लड़ने के लिए टीके, परीक्षण, उपचार और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का विकास करना है, जो सभी के लिए बिना किसी बौद्धिक संपदा की बाधा के सुलभ हो। आइए देखते हैं कि इनसे जुड़े पेटेंट और आईपी अधिकार क्या होते हैं और कोविड-19 टीकों के लिए पेटेंट की छूट दुनिया भर के विकासशील देशों की मददगार कैसे हो सकती है। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है
और एक सीमित पूर्व निर्दिष्ट समय के लिए किसी आविष्कारक को सरकार द्वारा दिया गया एक विशेष एकाधिकार होता है। ये दूसरों को इस आविष्कार का उपयोग करने या बेचने से रोकने योग्य कानूनी अधिकार प्रदान करता है। किसी प्रक्रिया या उत्पाद का पेटेंट हो सकता है। कोई उत्पाद पेटेंट ये सुनिश्चित करता है कि अंतिम उत्पाद का अधिकार पेटेंट धारक के लिए सुरक्षित है और किसी अन्य को एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान उसे बनाने से रोका जा सकता है, भले ही दूसरे एक अलग प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हों। दूसरी ओर एक प्रक्रिया पेटेंट या पेटेंट धारक के अलावा किसी भी व्यक्ति को निर्माण प्रक्रियाओं में कुछ प्रक्रियाओं को संशोधित करके पेटेंट उत्पाद का निर्माण करने में सक्षम बनाता है। एक प्रक्रिया पेटेंट के तहत पेटेंट एक विशेष निर्माण प्रक्रिया के लिए दिया जाता है, न कि किसी उत्पाद के लिए। कोविड-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा की छूट का क्या अर्थ है? आईपी छूट आपातकालीन अधिकार के तहत कोविड टीकों के निर्माण करने की क्षमता है, जिन्हें फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, नोवोवैक्स और भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है और ये मध्यम आय वाले देशों में पेटेंट अधिकारों द्वारा संरक्षित है। Now there is a major issue in terms of distribution of vaccines. जो वैश्विक स्टॉक उपलब्ध है उसमें वैक्सीन वितरण का मामला एक बड़ा मुद्दा है। इसमें एक बड़ा हिस्सा कुछ विकसित देशों द्वारा समन्वित है। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा तैयार किया गया एक डेटाबेस है जो टीकाकरण की प्रक्रिया की जानकारी देता है। इससे पता चलता है कि 100 से अधिक ऐसे विकासशील देश हैं जो अपनी 5% से ज्यादा आबादी का टीकाकरण नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति का सामना ज्यादातर विकासशील देश कर रहे हैं ताकि इस वायरस को नियंत्रित किया जा सके। इसलिए हमें एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है जिसके तहत वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन की सुविधा हो ताकि वैश्विक आबादी को जल्द से जल्द टीका लगाया जा सके। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार 30 मार्च 2021 तक दुनिया भर में 86% खुराक उच्च और उच्च मध्यम आय वाले देशों में रहने वाले लोगों को दी गई है, जबकि दुनिया के सबसे गरीब लोगों को केवल 1% टीके दिए गए हैं। ये आशा की जाती है कि कोविड-19 टीकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की छूट से मध्यम आय वाले देशों को बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति मिलेगी, जिससे गरीब देशों में रहने वाले लोगों को आसानी से वैक्सीन की पहुंच हासिल होगी। इस पहल से दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए वैक्सीन बनाने की तकनीक हासिल करने के तरीकों में भी एक बड़ा बदलाव आएगा, जो दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होगा। If we take the case of vaccines, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो इसके लिए कच्चा माल एक महत्वपूर्ण घटक है और इसके साथ ही कच्चे माल की आपूर्ति भी एक बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन जैसे जैसे कंपनियां अधिक से अधिक टीकों का उत्पादन शुरू करेंगी तो मुझे विश्वास है कि हमें कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता भी ज्यादा मिलने लगेंगे ताकि इस समस्या को हल किया जा सके। लेकिन एक निश्चित शुरुआत करने के लिए आईपी में छूट सही दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हमने टीकाकरण के इतिहास और 2022 तक देश के 108 करोड़ नागरिकों के टीकाकरण में आने वाली चुनौतियों पर बारीकी से नजर डाला। हमने बच्चों के लिए चलाए जाने वाले कोविड वैक्सीन के ट्रायल की जानकारी ली और इसमें प्रयुक्त होने वाले वैज्ञानिक प्रोटोकॉल को भी जाना। और अंत में हमने ये भी देखा कि भारत WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महामारी के दौरान कोविड-19 के लिए निदान, टीके और पेटेंट जैसी अन्य बाधाओं में सामान्य छूट की जोरदार वकालत क्यों कर रहा है। हमारे वैज्ञानिक और चिकित्सा समुदाय की आंतरिक भूमिका और दृढ़ संकल्प पर प्रधानमंत्री द्वारा बार बार जोर दिया गया है, क्योंकि वास्तव में यही भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।